परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, दिल्ली का प्रभारी रहा हूँ, राजस्थान का प्रभारी रहा हूँ, बूथ से लेकर के पूरे देश का प्रभारी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। आज जब बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन से हटा के एक कोने में रख दी गई और आज यहाँ पे विशाल जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी सोच बहुत गलत है। वो संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का मतलब ये है कि वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उनके विचार को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये बार बार कहते हैं कि हमारे 400 सांसद जिताओ, हम आपको संविधान बदल के देंगे। इसका मतलब तुम मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। अब मनुस्मृति के अंदर आप उसका स्टडी करेंगे उसके दौर का, जब तक इस देश में मनुस्मृति लागू रही है ये देश हमेशा विदेशी ताकत का गुलाम रहा है। आर्यों का, हूणों का, कुषाणों का, मंगोलों का, फ्रांसीसी का, पुर्तगाली का, मुगल का, अंग्रेज का, ये हजारों साल तक गुलाम रहा है इसी मनुस्मृति की वजह से। और जब से इस देश के अंदर भारत देश का संविधान लागू हुआ आज तक ये देश गुलाम नहीं हो पाया है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को ये लोग मिटाना चाहते हैं और ये प्रतिमा को हटाने का मतलब ये है बाबा साहब की स्टैचू के नीचे पत्थर पे लिखा था कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। अपने दुख दर्द को दूर करना चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे जाके कब्जा करो। यहाँ से साहब काशीराम ने मूवमेंट खड़ा किया, लाखों लोग देश विदेश से आते थे 14 अप्रैल को और उस पत्थर की उस लाइन को लिख करके पढ़े लिखे को उसको पढ़ करके वहाँ से जाते थे और जाके मूवमेंट चलाते थे। उनकी चूल हिलने लगी, उनकी कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया मानववादी ताकत के लोगों को। आज बीजेपी की भी ताकत कमज़ोर होने जा रही है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने स्टैचू को वहाँ से हटाया है। जैसा कि आपने कहा कि मनुस्मृति जब थी तब गुलाम थे और आज की स्थिति में जब भारतीय संविधान लागू है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू है, इसके बावजूद भी संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं और संविधान में जिस तरीके से संशोधन करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार है, स्टेट इसके लिए लायबल है। अमेंडमेंट, चलो हम अमेंडमेंट से हम विपक्ष में नहीं है। अमेंडमेंट का तो आर्टिकल 368 में बाबा साहब ने प्रोविज़न दिया है। ये बुद्धिज्म भी कहता है, फ्लेक्सिबल ह्यूमनिटी भी बोलती है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ बदलना पड़े लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बगैर उसको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसलिए अमेंडमेंट आप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो रिपील कर देते हैं, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। जैसे क्रीमी लेयर के नाम पे इन्होंने अभी जजमेंट दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है वो लोग जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तुम साजिश के तहत जो पढ़े लिखे लोग जो वहाँ पर कंपटीशन करने के लिए पहुँच रहे हैं उनको तुम क्रीमी लेयर के नाम पे आउट कर दोगे और जो कमज़ोर लोग हैं वहाँ तक तुम पहुँचने ही नहीं दोगे। सरकारी स्कूल की एजुकेशन को ख़राब करके जो अच्छे लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, तुम्हारी टक्कर दे सकते हैं, उनको क्रीमी लेयर पे आउट करेंगे। मैं आपको रोक के इसमें एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार में 131 सांसद अभी आपके समाज के बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो सरकार में नहीं है क्या? आप उनको सरकार में नहीं मानते? अगर वो सरकार में है तो उनकी तरफ से किसी भी तरीके का प्रश्नकाल के अंदर में कोई प्रश्न पूछा क्यों नहीं जाता है? बात आपकी जायज़ है, वो समाज से तो बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन ये 1932 में जिसका विरोध गांधी जी ने जो बाबा साहब डोल वोट का अधिकार लेके आए थे उसकी वजह से जो रिजर्वेशन लागू हुआ है, बाबा साहब ने उसी क्रम कहा था कि अब इस देश में इस समाज में दलाल पैदा होंगे जो तुम्हारे समाज को नुकसान करने के लिए काम करेंगे, उनको कांग्रेस बीजेपी जिताने का काम करेगी। तो ये सांसद जीत तो गए हैं, वो समाज के तो हैं लेकिन इस विचारधारा से नहीं ताल्लुकात रखते हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो अगली बार उनको टिकट ना मिले। जी सर, जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, संविधान बचाकर प्रचार कर रहे थे, आज सर क्या वो उनको क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे उनके बारे में? आप उनको बात आपकी जायज़ है। आज आपने देखा होगा जो ये कहते थे कि हम संविधान बचाएंगे बीजेपी से, आज जब आरक्षण पर चोट मारी, उन दोनों नेताओं में से जो बड़े नेता बनते थे कांग्रेस के और राहुल गांधी जी और समाजवादी के अखिलेश यादव जी, उन दोनों में से कोई भी आपको दिखाई नहीं दिया। तो ये आज फिर भी बहन मायावती उस मुद्दे पे बोली है और आपने देखा होगा, मुझे शायद सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो चोट वहाँ तक पहुँच चुकी है
अब ये बात उनको समझ में आ गई है कि अब तो 400 पार का सपना देखते थे, 200 पार मुश्किल हो पाई है, तो अब तो आगे क्या होगा। एक समय कभी कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि इंदिरा गांधी को हराया नहीं जा सकता है। इंदिरा गांधी भी हारी, ये कांग्रेस भी हारी, और जो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, ये बीजेपी भी हारेगी, ये मोदी भी हारेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे चलते चलते एक अंतिम सवाल। आपने जब बाबा साहब अकेले थे तब एक लड़ाई लड़के अकेले व्यक्ति ने यहाँ तक हमारे और समाज को यहाँ तक खींच के लाके खड़ा कर दिया। अब बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS IPS भी लोग बन चुके हैं। इसके बावजूद भी क्या अभी हमारा समाज बट नहीं गया, कई हिस्सों में टुकड़े नहीं हो गया? कैसे एकत्रित हो पाएंगे, कैसे बाबा साहब के मिशन को या बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे? आपका बड़ा मूल प्रश्न है, बहुत जायज़ है, लेकिन इसके आप अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा साहब जब संघर्ष, हम देखिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब जो समाज काम कर रहा है वो भी योगदान है, लेकिन जिस समय बाबा साहब ने फूले ने संघर्ष किया था, उस समय ये देश अंग्रेज़ों के अधीन था। उस समय ये देश अंग्रेज़ों के अधीन था और अंग्रेज़ों से हमको अधिकार लेने थे, यहाँ के लोग के हाथों में वो देना नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो है वो ताकत जो है वो जो चेंज हो करके वो उन्हीं लोगों के हाथ में पहुंच गई है जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। इसलिए बाबा साहब को अपनी योग्यता के साथ साथ ये भी बेनिफिट मिला कि अंग्रेज़ों को कन्वेंस करना आसान था, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हीं के हाथ में ताकत है जिनसे हम अधिकार लेने हैं। इसमें एक बेसिक कारण ये भी है, औरों के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सर।